Hello guys, once again welcome back to TechGyan. इस वीडियो में स्टडी अबाउट DPR दैट इज डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट और हम यह देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी फिजिबिलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है इन ए DPR। लास्ट वीडियो में हमने यह देखा था कि PPR क्या होता है, दैट इज व्हाट इज प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अगर आपको उसके बारे में जानना हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट के पिछले लेक्चर को प्रेफर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है और उसकी अलग अलग टाइप की फिजिबिलिटीज जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि अब प्रोजेक्ट डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता क्या है। यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है बेसिकली, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जो PPR होता है या डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी प्रोजेक्ट के ओवरव्यू, उसके बेसिक आइडिया के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है उनको प्रोवाइड करता है। बेसिकली इट एक्ट्स एज अ ब्लूप्रिंट, हेल्प्स investors, financial institutions and stakeholders to access the viability of, of the project. बेसिकली यह एक ब्लूप्रिंट की तरह एक्ट करता है जिसके थ्रू इन्वेस्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और स्टेक होल्डर्स जो पैसा लगाते हैं अपना किसी भी बिजनेस के ऊपर, उनको प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को एक्सेस करने के लिए कि प्रोजेक्ट का उन्हें क्या फ़ायदा नुकसान है, उन सबको देखने के लिए यह एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें प्रोजेक्ट के रिलेटेड सभी नेसेसरी डिटेल्स प्रोवाइडेड होती हैं। The DPR typically includes technical, economic, and market feasibility studies. बेसिकली जब देखा जाए तो जो एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है वह टेक्निकल, इकोनॉमिक और मार्केट फिजिबिलिटी स्टडीज को इंक्लूड करता है। तो आइए देखते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या होता है। Basically, this section evaluates whether the project can be successfully implemented from a technical standpoint or not. मतलब देखा जाए तो किसी टेक्निकल बेसिस पे जो हमारा प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं, इसमें यह चेक किया जाता है। सबसे पहले हम यह चेक करते हैं कि हम राइट टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई करते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए हम यूज़ कर सकें। उसके बाद हमारे पास हमें कौन कौन से रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हमारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करेंगे, कितनी हमें पावर की आवश्यकता पड़ेगी, उसके अलावा वाटर, ट्रांसपोर्ट और स्किल्ड लेबर्स की जो क्वालिटी होगी और क्वांटिटी होगी उसकी कितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली हम अलग-अलग रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी और उनकी क्वांटिटी को चेक करते हैं। The next is process flow, understanding the step-by-step process of project execution. इसमें यह देखते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट को जब एग्जीक्यूट कर रहे हों तो उसमें फर्दर बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी में हम उनमें से सभी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज इक्विपमेंट एंड मशीनरी, द कॉस्ट, स्पेसिफिकेशंस एंड अवेलेबिलिटीज ऑफ रिक्वायर्ड मशीनरी एंड टूल्स। बेसिकली इसमें हमें अपने प्रोजेक्ट को मैन्युफैक्चर या बनाने के लिए जो कॉस्ट, टूल्स की स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स की जो रिक्वायरमेंट है और कौन-कौन सी मशीनरी हमें रिक्वायरमेंट है उसके उसकी अवेलेबिलिटी को हम टेक्निकल फिजिबिलिटी में चेक करते हैं। द नेक्स्ट इज लोकेशन एंड साइट सिलेक्शन। इसमें हम एप्रोप्रिएट लोकेशन का चयन करते हैं और लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी, एक ऐसे ढांचे वाले जगह पे जहाँ लॉजिस्टिक मतलब एक ऐसा लोकेशन जहाँ पे हमें अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में, एग्जीक्यूट करने में कोई परेशानी ना हो
हमें वहाँ पे अच्छी खासी हमें टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हो, इवन we could easily get the raw materials, the power, the water transport and skilled labor there. तो हम यह सब देख के सभी फिजिबिलिटीज को चेक करके अपने इंडस्ट्री के लिए एक लोकेशन को डिजाइन करते हैं कि वी विल सेट अप our industry at a particular type of location so that we can even get all the support from the government also, and we can expand our business and have some profits. The next feasibilities is economic feasibility. Basically, economic feasibilities में we will check about the project cost estimation. Basically, इसमें हम अपने प्रोजेक्ट में आने वाली कुल लागत को एस्टिमेट करते हैं। बेसिकली यह देखते हैं कि इसमें हमारे प्रोजेक्ट में का जो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है, कितने कॉस्ट आ रहे हैं हमें प्रोजेक्ट को बनाने में। उसके बाद यह चेक करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में हमें कहाँ-कहाँ से फंड मिल सकता है, जैसे कि बैंक लोन्स, गवर्नमेंट ग्रांट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अगर हम कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो हमारे प्रोजेक्ट में कौन-कौन इंटरेस्टेड होगा और कौन-कौन लॉज और अलग-अलग इन्वेस्टमेंट्स के तहत हमें फ़ायदा मिलेंगे और हमारे बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए अलग-अलग सी सोर्सेज़ कौन-सी हो सकती है। द नेक्स्ट वन इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। Basically, it is the expected profit margin and payback period. मतलब एक लिमिटेड टाइम के अंदर हम अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू कितना प्रॉफिट गेन कर लेते हैं, इसी को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मतलब अगर हमने इतना टाइम लगाया है किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, तो उसके थ्रू हमें एक अच्छे खासे मार्जिन का प्रॉफिट भी होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज ब्रेक इवन एनालिसिस, द पॉइंट वेयर टोटल रेवेन्यू इक्वल्स द टोटल कॉस्ट। मतलब अगर हम देखें तो किसी प्रोडक्ट का अगर जो टोटल रेवेन्यू है, टैक्स कलेक्शन है और उसको हमने बेचा, तो उससे जितना भी कॉस्ट हम अराइज हुआ, वह उस प्रोडक्ट के टोटल कॉस्ट के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अलावा है, इंश्योरिंग दैट प्रोजेक्ट डज नॉट रन एट लॉस। मतलब यह ये इंश्योर करता है ब्रेक इवन एनालिसिस कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वह हमें किसी हानि में ना ले जाए थ्रू कैलकुलेटिंग आवर लॉसेस एज वेल एज द टोटल रेवेन्यू दैट वी हैव कलेक्टेड थ्रू द इन्वेस्टमेंट। The next one is operational expenses and revenue projection. बेसिकली इसमें किसी भी प्रोजेक्ट का रनिंग कॉस्ट और उससे आने वाली इनकम को कैलकुलेट करते हैं। द नेक्स्ट फिजिबिलिटी दैट वी आर गोइंग टू चेक इज द मार्केट एंड मार्केट फिजिबिलिटी। बेसिकली मार्केट फिजिबिलिटी फोकसेस ऑन वेदर देयर इज सफिशिएंट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। बेसिकली जो मार्केट फिजिबिलिटीज है, इनमें हम यह चेक करते हैं कि जब हम किसी प्रोडक्ट को या गुड्स को अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो क्या उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड आजकल के कस्टमर्स के बीच में है, या वो मार्केट में हम जो सामान मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो बिकेंगे भी कि नहीं। तो बेसिकली यह इंक्लूड करता है मार्केट डिमांड एनालिसिस, रिसर्चिंग कंज्यूमर नीड्स एंड मार्केट ट्रेंड्स। बेसिकली इसमें यह रिसर्च किया जाता है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको कौन-कौन से प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। The next one is competition analysis, studying the existing competitors। जो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और वही प्रोडक्ट अगर कोई और भी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, तो हम उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में स्टडी करते हैं, जिससे हम अपने प्रोडक्ट को भी इम्प्रूव करें और जो दूसरों की वीकनेसेस हैं उनके ऊपर काम करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें। द नेक्स्ट वन इज टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफिकेशन, अंडरस्टैंडिंग डेमोग्राफिक्स ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स। इसमें ये हम टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफिकेशन में हम यह आइडेंटिफाई करते हैं
कि हमें जो अपना प्रोडक्ट है वो किन किन टाइप के कस्टमर्स को बेचना है और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट की तरह अट्रैक्ट हो सकते हैं और हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए सही चॉइस हो सकते हैं, दोज हु विल हेल्प इन एक्सपेंडिंग आवर बिजनेसेस। द नेक्स्ट वन इज इन दिस वी स्टडी द मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। इसमें बेसिकली हम प्रोडक्ट की प्राइसिंग, उनकी एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशंस, अलग अलग चैनल्स के थ्रू एडवर्टाइजमेंट की बात की जा रही है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू द सप्लाई, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ कस्टमर्स सप्लाई हो रहा है कि नहीं वह चेक किया जाएगा। फिर उसके अलावा जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है उनके ऊपर अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं जिनके थ्रू हम कस्टमर की नीड को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है और उसकी अलग अलग टाइप की फिजिबिलिटी क्या होती है पसंद आया होगा और समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।